Hello once again, my dear student. This is your SS teacher, Mrs. Samta Kaushik. I am again here to teach you about the chapter number 6 of class 10th manufacturing on your favorite YouTube channel EduQueen. आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मेरे चैनल को और उसी प्यार से मुझे बढ़ावा मिला और किट्टू की तरह ही मैंने भी दोबारा सोचा कि आप लोगों को दोबारा पढ़ाया जाए। तो आज मैं अपने दोस्तों की, अपने बच्चों की फरमाइश पर वंस अगेन मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने आई हूँ। ये चैप्टर ना केवल इंग्लिश मीडियम बल्कि हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही बनाया गया है। तो चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इन हिंदी यू कैन से विनिर्माण उद्योग। Before starting the chapter, I want to tell you about the meaning of manufacturing. Manufacturing का मतलब होता है विनिर्माण. It means to say production of goods, यानी कि वस्तुओं का निर्माण करना। तो चैप्टर में हम सबसे पहले जो मेन टॉपिक्स है मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वन बाय वन चलें। Here are some important topics of the chapter and the first topic is manufacturing industry. Second topic is importance of manufacturing industries. After that, a short topic of industrial and agriculture go hand in hand. Next one is contribution of industry in country's economy. After that, industrial location. Next one is classification of industries. और उसके बाद हम पढ़ेंगे different type of industries mainly based on agro and minerals such as cotton industry, jute industry, or you can say iron and steel industry and so on. After that, we will learn industrial pollution and environmental degradation. In this topic, we will learn about the different type of pollution created by the industries. And last one will be the control of environmental degradation. So, here we start the first part of this chapter. Firstly, I would like to tell you about the definition of manufacturing industry. डेफिनेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एज्यूम करो कि आप बाज़ार में जाते हो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली और होली यू कैन से, और बाज़ार में स्पेशली ऑन द दिवाली हम मार्केट्स में जाते हैं, कोई बर्तन खरीदता है, कोई चांदी की मूर्तियाँ खरीदता है, कोई चांदी के सिक्के खरीदता है, कोई नए जूते नए कपड़े खरीदता है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है ये सब कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। हरीश नाम का लड़का है, अपने पेरेंट्स से यही पूछता है कि पापा ये दिए, ये बर्तन, ये चांदी, ये सब कहाँ से आते हैं? तो उसके पापा ने एक सिंपल सा उदाहरण दिया कि बेटा ये सब हमारे घर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज से हम जो है ये बनते हैं और हम शॉप से इनको खरीद लेते हैं। तो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, इनके फ़ायदे क्या हैं, कैसे ये बनी हैं और इनकी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। सो here is the definition of the manufacturing industry. The production of goods in large quantity. I repeat, the production of goods in large quantity after processing from raw materials to more valuable goods is known as manufacturing. मतलब हम इसी डेफिनेशन से जानते हैं कि वस्तुओं का निर्माण करना बड़ी मात्रा में एक प्रोसेस के क्रियाकलाप के बाद जिसमें कच्चे माल को हम एक अच्छी वैल्यूएबल चीज़ में बदल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि विनिर्माण उद्योग। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे पेपर बनाने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो यानी कि पेपर फ्रॉम वुड। शुगर बनाने के लिए हमें शुगर केन की ज़रूरत होती है, देन वी कैन से शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो अब शुगर जो है वो शुगर मिल में बनती है, तो वो शुगर इंडस्ट्री होगी, यू कैन से लाइक दैट। वो पेपर इंडस्ट्री होगी। इसी तरीके से हम कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके यान बनाते हैं, फिर उस यान से कपड़ा बनाते हैं, तब जाके हमारे पास शर्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हम पहनते हैं वो हमारे घर तक आती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि विनिर्माण उद्योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बतानी रह गई थी, वो ये था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल्स इन सेकेंडरी सेक्टर, जिसके बारे में एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टेरिटरी सेक्टर इन द चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हो सकता है। वहाँ पर हम प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर उसको एक मोर वैल्यूएबल चीज़ में चेंज करते हैं, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ओके,
तो इम्पोर्टेंस क्या है देखो, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो किसी भी कंट्री की एक बैकबोन का काम करती है, एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है, क्योंकि जनरली इससे ही किसी भी देश की डेवलपमेंट जो है वो मापी जाती है। जिस देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होंगी वो देश डेवलप्ड ही कहलाएगा, लाइक यूएसए। और इंडिया अभी इतना प्रोस्पर नहीं है इंडस्ट्रीज़ के मामले में, तो जो भी देश इंडस्ट्री के मामले में ज़्यादा डेवलप नहीं है तो वो डेवलपिंग में आते हैं, वो डेवलप्ड नहीं कहलाते। तो आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रीज़ का हमारे लिए कितना महत्व है। तो हम पॉइंट से जानते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है, इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ये जो है कि हम स्टार्टिंग से ही भारत देश जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहा है। तो जैसे ही इंडस्ट्रीज आएगी वहाँ पर जो 10 लोग लगे हुए हैं इंडस्ट्रीज़ के कारण, वहाँ पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और बाकी जो 9 हैं उनको हम इंडस्ट्रीज़ में काम दे सकते हैं। इस तरीके से जो वो 9 लोग हैं, यानी कि जो 9 वहाँ पर हैं, वो उनका प्रेशर उस पर कम हो जाता है, एग्रीकल्चर पर कम हो जाता है, और वो अपनी पावर्स को इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कृषि पर दबाव को कम करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट लेके आता है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी, जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक से बताया कि भाई एग्रीकल्चर पे जो 9 हैं वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, जिसको हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमने 9th में भी पढ़ा था और 10th में मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसको बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो ऑलरेडी वहाँ पर एक मुखौटा पहन के एक प्रछन्न बेरोजगार जिसको बोल देते हैं, तो वो जो 9 लोग हैं उनको हम यहाँ पर रोजगार दे देते हैं। इस तरीके से लोगों को रोजगार भी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कराती है। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, ये किसी भी देश को क्या है, प्रोस्पर बनाता है, खुशहाल बनाता है, ज़्यादा वर्क लेके आता है। जितनी इंडस्ट्रीज होगी, आप कह सकते हो आपके पास इंडस्ट्रीज के कारण ही हमारे पास चॉइसेस आ गई हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स हम पहनते हैं, अलग अलग हमारे पास जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़ हम चूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हम कोई भी मटेरियल हम चूज़ कर सकते हैं। अब छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक हमारे पास चॉइसेस हैं। वो किस कारण से हुआ, वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के कारण ही संभव हो पाया। फोर्थ वन इज़ दैट इट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। ये विदेशी मुद्रा जो है हमारे पास लेकर आती है, क्योंकि इससे हमारा जो है व्यापार बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा भी हमारे पास आती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। दोनों ही हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। हाउ कैन यू से दैट? सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे डिपेंड है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर को काम करने के लिए आज के मॉडर्न टाइम में ट्रैक्टर और मशीनरी, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा, ये सब कौन प्रोवाइड कराता है? ये सब इंडस्ट्री ही प्रोवाइड कराती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री एंड ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हाउ? लाइक cotton industry, jute industry, all these are dependent on agriculture because raw material for these industries come from the agriculture. So there is simple, agriculture and industry go hand in hand. So next one is, yes, next topic is it is also a short topic, the contribution of industry in Indian economy. तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने भारत की। तो पिछले 20 सालों का अगर हम उठा के देखते हैं रिकॉर्ड, या 20, 25 या 30 सालों का, तो हमारे यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम रहा है। 17% रह गया है, पहले 27% था, धीरे धीरे ये घटता गया है। तो और अगर हम ईस्ट एशियन कंपनीज से हम कंपेयर करें, वहाँ पर 25 से वो 35 पर गया है, वहाँ पर ग्रोथ रेट बढ़ा है और हमारे देशों में ग्रोथ रेट घटा है। तो कम से कम 7% पर एनम होनी चाहिए और आगे आने वाले सालों में उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम 12% पर एनम ग्रोथ रेट होगी, तब जाके हमारा देश प्रोस्पर होगा। तो इंडस्ट्रीज़ की जो है जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ पे योगदान रहता है, तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन। लोकेशन मतलब उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो कहाँ पर स्थित होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आप एक जंगल में जाके इंडस्ट्री लगा दोगे, वहाँ पर आपको सस्ते दामों पर ज़मीन मिल रही है तो आप वहीं लगा दोगे। नो 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 नो, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। मार्केट, लेबर, कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मायने में रखकर ही
एक व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है। देखो, पास में मार्केट होगी तो अपना सामान बेचना आसान हो जाएगा, लेबर सस्ती मिलेगी तो वहाँ से भी, कुल मिला के हमें हर चीज़ को माइंड में रखकर ही इंडस्ट्री जो है वो लगानी चाहिए। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, मार्केट, लेबर, सिटी के नज़दीक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल ईजिली प्रोवाइड हो जाए। तो यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक आता है कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी साथ साथ चलते हैं। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्री जो है टोटली शहरों पर डिपेंड होती है और शहर भी इंडस्ट्री पर डिपेंड होती हैं। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी वो शहरीकरण उतना ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा इंडस्ट्री को उतनी हेल्प होगी। इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत होती है, बैंक्स की ज़रूरत होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको शहरों से ईजिली प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है। और शहरों को प्रॉस्पर होने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है। सो वी कैन से दैट बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज की इस पार्ट में, हमारा लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ resources, classification of manufacturing industries. Here we start the classification of resources. First is on the basis of raw materials. There are two types, agro based industries and mineral based industries. तो जिस उद्योग में हमें जो रॉ मटेरियल हैं वो खेती से, एग्रो से मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर से मिल रहे हैं, तो वो एग्रो बेस्ड होगी, लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एट्सेट्रा। शुगर इंडस्ट्री भी इसमें आती है। और जिससे हमें जो है मिनरल्स मिलते हैं एज अ रॉ मटेरियल, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी, लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज classification of industries on the basis of their role. Here are also two types. First is मेन रोल एज अ बेसिक इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जब वो इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसे हम कह सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज को एक बेस प्रोवाइड करती है, इसलिए हम उसको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि कोई और बर्तनों की इंडस्ट्री है तो वहाँ से वो स्टील लेगी तब जाके उसको बर्तन मिलेंगे, तो इसलिए इसका बेस का काम करती है, तो हम इसको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री। और सेकंड जो मैंने आपको बोला है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि डायरेक्टली वो कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम कर सके, लाइक शुगर, टूथपेस्ट एट्सेट्रा। ओके, तो कंज्यूमर और जो है बेसिक में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट, उनके वेट के हिसाब से, उनके बोझ के हिसाब से, जितना हैवी उनका रॉ मटेरियल होगा उतनी हैवी उनकी फिनिश्ड गुड्स भी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम लाइट वेट इंडस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो गया, अगर हम हैवी की बात करें तो हमारा हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन एंड स्टील ऑलरेडी हैवी होता है तो उनसे बनने वाली वस्तुएं भी मोस्टली हैवी ही होंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये भी हमारी दो तरह की होती है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। हम जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे वो लार्ज स्केल की होगी और जितना कम लगाएंगे वो हमारी स्मॉल स्केल की होगी। तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो रखती है, मोस्टली ये चेंज होता रहता है, ठीक है। समटाइम इट कुड बी 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ तक का जो है वो स्मॉल स्केल, और 1 करोड़ से ऊपर हम जो पैसा लगाते हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाता है, और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लास्ट, दैट इज ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर भी ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, पब्लिक, जॉइंट और कोऑपरेटिव, ठीक है। इंडिविजुअल आप समझ गए, जिस पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का अधिकार होता है वो इंडिविजुअल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी। सेकेंड वन इज पब्लिक, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, यानी कि जिस पर सबका हक होता है। यू कैन से गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, जो सरकार की प्रॉपर्टी होती है उस पर सबका हक होता है, तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक इंडस्ट्री। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी रोडवेज होती हैं, आप लगा सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ का अगर हम बात करें तो भेल, सेल, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल हैं जो आपको अच्छे से शो किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज जॉइंट। जॉइंट इंडस्ट्रीज वो होती है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले मिलकर काम करते हैं। जैसे कि हम लिमिटेड जिसके पीछे लगा देते हैं वो गवर्नमेंट जैसे ही होती है, बट पूरी तरह से गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक हम उसको नहीं बोल सकते, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट। हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर। यस, ओके। एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव, यानी कि सहकारी।
ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जिसमें एक व्यक्ति या सरकार अकेले उसका वहन नहीं कर पाती, उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हम शुगर इंडस्ट्री का लगा सकते हैं, क्योंकि शुगर एक ऐसी, शुगर केन जो है वो धूप के साथ उसका जो रस है वो सिकुड़ता रहता है, कम होता रहता है वो, ठीक है। तो इसलिए जब वहाँ से खेतों से जब वो मिल तक जाता है तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है कि वो हैवी ज़्यादा होती है और इसमें लेबर इंटेंसिव भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो किसानों के साथ या वर्कर के साथ एक सहयोग कोऑपरेट करके चलती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। सो आज हम सब ने इस वीडियो में जाना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, उसकी हम एक देश के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, एक इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या लोकेशन होनी चाहिए, और इंडस्ट्रीज़ जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, उनका वर्गीकरण किस किस बेसिस पर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, और बाकी जो टॉपिक्स हैं हम वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आपके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ रही हूँ जो मैंने शायद नहीं बताया है, और मैं देखना चाहती हूँ कि किस किस ने इसकी तरफ गौर किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे। और द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NMCC? आई रिपीट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NMCC, और ये क्या है और इसका देश के लिए मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इंडस्ट्रीज़ में और एक देश के लिए। ओके, आई होप यू विल गिव द आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।